स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि राजनीति में अनपढ़ लोग ज़्यादा क्यों होते हैं बजाय पढ़े लिखे लोगों के? पढ़े लिखे लोग उनके नीचे काम करते हैं या फिर उनसे दब के रहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है प्लेटो का आदर्श राज्य। क्यों दिया उसने आदर्श राज्य, हम समझते हैं। जो एक स्टेट होता है, एक राज्य होता है, वो असल में क्या दर्शाता है? राज्य चार चीज़ें कंसीडर करता है। पहली तो ये कंसीडर करता है कि वो एक भूभाग में फैला होगा, एरिया होगा उसका अपना। दूसरी वो ये कंसीडर करता है कि उसमें कुछ लोग रह रहे होंगे, मतलब जनसंख्या होगी। तीसरी वो कंसीडर करता है कि उन लोगों को चलाने के लिए सरकार होगी। और चौथी वो कंसीडर करता है कि उसके निर्णय स्वयं के होंगे, प्रभुत्व खुद का होगा, संप्रभु होगा वो राज्य। हाँ, तो अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन सारी व्यवस्थाओं को, जो बहुत जटिल हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको स्थापित करने के लिए, इनको चलाने के लिए क्या हमें एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो अनपढ़ हो, धूर्त हो, स्वयं हित हो, या जिसने ना तो ट्रेनिंग ली हो राज्य कैसे चलाते हैं, या कैसे शासन करते हैं, या फिर कैसे देश का विकास करते हैं? आप इस आधार पर चुने गए हो कि आपको जनता ने चुना है, तो क्या वो सच में इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा? क्या प्रभुत्व रख पाएगा? तो यहाँ पे प्लेटो दार्शनिक बोलते हैं कि जो जनता है वो हमेशा सही चुनाव नहीं करती है, और कुछ लोग असल में चुनाव का मतलब ही नहीं समझते हैं कि चुनाव कैसे करना है, किसको चुनना है। और चुनाव असल में हित देखकर किया जाता है, समझ गए? स्वहित देखा जाता है चुनाव में। तो यहाँ पे प्लेटो इसीलिए अपना आदर्श राज्य देते हैं कि अगर आपको राज्य को चलाना है तो जो आपका राजा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसका असल में उद्देश्य क्या था, वो क्यों लाया था? वो ये चाहता था कि राज्य में न्याय होना चाहिए, कोई किसी पे अत्याचार ना करे, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे। ठीक है, व्यक्ति और राज्य दोनों में न्याय होना चाहिए, समझ रहे हैं? उसने ये कहा था राज्य एक मानव जो आत्मा है ना, देखो, आई डू नॉट सपोर्ट आत्मा। मैं सोल को न सपोर्ट करता हूँ ना उसको डिसएग्री करता हूँ। मैं इस बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ कि आत्मा है या नहीं है, लेकिन हम शब्द के रूप में उसको जानते हैं। तो राज्य को मानव की जो आत्मा है उसका एक बड़ा रूप कहा था। किसने? प्लेटो ने राज्य को। मतलब अगर राज्य एक चीज़ है, वो क्या है? वो इंसान की आत्मा का एक बड़ा रूप है। समझ गए? तो अब आप समझ गए होंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, साला ये बार बार आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव संबंध और आत्मा का संबंध। तो उसने ये बोला था कि जो आत्मा है उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे बुद्धि, साहस और इच्छा। ठीक है, जैसे इच्छा है, इच्छा का गुण क्या है? इच्छा का गुण है चीज़ों को भोगना। अब भोग किससे जुड़ा है? उत्पादन से। ठीक है, जब तक आप कुछ उत्पादन नहीं करोगे आप उसको कैसे भोग सकते हो? अब दूसरे नंबर पर आती है साहस, शक्ति, वीरता। वीरता किससे जुड़ी है? रक्षा से। और तीसरी चीज़ आती है रीज़न, यानी कि बुद्धि। बुद्धि किससे जुड़ी है? ज्ञान से। और ज्ञान किस में होता है? शासक में, जो पढ़ा लिखा होता है। तो उसने आत्मा के तीन गुण बताए थे। पहला उसने, मैंने चार क्यों दिखाए,
उसने आत्मा के 3 गुण बताए थे। पहला तो उसने ये बताया था कि हर इंसान बुद्धिशील हो सकता है, कुछ इंसान साहसी हो सकते हैं, कुछ इंसान भोगी हो सकते हैं जो कुछ नहीं करते। तो उसने आत्मा के 3 गुण बताए हैं और हर इंसान में एक न एक गुण जरूर होगा, उसने ये कहा था। हो सकता है हर किसी में 3 गुण भी हों, ठीक है। तो उसने 3 वर्गों का सिद्धांत दिया था। सबसे पहला उसने ये कहा था जो रूलर होगा, जो रूल करेगा, यानी कि दार्शनिक राजा, जिसको उसने फिलोसफर किंग का नाम दिया था। ये जो फिलोसफर किंग होगा ये सबसे बुद्धिमान होगा, यही शासन करेगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगती है फिलोसफर किंग की, इसने ये बोला था कि इसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, इसका कोई परिवार नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत मस्त लगती है प्लेटो के आदर्श राज्य की, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया के हर देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जो टॉप पर हो उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, वो ये कहता था प्लेटो कि जो राजा होगा वो अलग जगह पे रहेगा जहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती। महिलाओं को अगर आना है उनसे मिलने तो एक दिन होगा वो उससे मिलेंगी, है ना, काम के सिलसिले में। कोई भी राज्य का काम उसके सिलसिले में मिल सकती हैं, बस एक दिन वो भी, और वो अलग रहेंगे। और ना तो उनकी कोई संपत्ति होगी, ना कोई परिवार होगा, ना तो उनके कोई बच्चे होंगे, कोई नहीं, ना तो वो शादी करेंगे। और एक चीज़ और, वो भोग विलास नहीं करेंगे, मतलब वो महलों में नहीं रहेंगे, ना वो कार चलाएंगे। उसने ये कहा था कि राजा होगा वो झोपड़ियों में रहेगा। समझ रहे हो कितना मस्त कंसेप्ट दिया था। आप कमेंट करके बताओ क्या ये इंडिया में लागू होना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे कि निजी संपत्ति नहीं हो। हाँ, बिल्कुल निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए उसकी। और बुद्धिमान होना चाहिए यार, सबसे पहले तो एक नेता को एग्ज़ाम होना चाहिए उसके लिए, जैसा प्लेटो ने कंडक्ट करवाया था। अब उसने दूसरे नंबर पे जो रखा था वो रखा था उसने सैनिक वर्ग को। सैनिक वर्ग क्या करेंगे? ये राज्य की रक्षा करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी होगा? इसके लिए ज़रूरी होगा अनुशासन और साहस। भाई, कोई इंसान बुद्धिमान है लेकिन उसमें साहस ही नहीं है तो वो क्या ही रक्षा करेगा? इसलिए उसको निर्णय लेने वाला बनाओ। समझ रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे जो रखा था उत्पादक। देखिए, किसान, अरे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्धिमान अगर राज्य चलाएगा, सैनिक अगर रक्षा करेगा, तो फिर कमाएगा कौन, खाएगा कौन और कौन उगाएगा? अगर ये दोनों लोग रक्षा कर रहे हैं तो किसी को तो खाना उगाना पड़ेगा ना, किसी को तो खेती करनी पड़ेगी। तो बाकी जो काम आएंगे जैसे किसान हो गया, व्यापारी हो गया, वो आर्थिक काम करेंगे। इन्हें शासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। ये कोई भी मत नहीं दे सकते थे शासन के खिलाफ या फिर शासन के पक्ष में, विपक्ष में, ठीक है। अब उसने ये बताया कि न्याय है क्या। उसने ये कहा था कि हर व्यक्ति अपना काम करेगा और दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिंपल, यही न्याय है। यहाँ पे हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर की। हाँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो बौद्धिक रूप से सक्षम है तो उसको हम फिलोसफर बना सकते हैं। अब कोई ताकतवर है तो उसको हम रक्षक बना सकते हैं, है ना। अब उसने कितने अच्छे तरीके से ये बताया था फिलोसफर किंग, हम इसको समझते हैं। उसने ये कहा था कि जो शासक होगा वो वही इंसान बन सकता है जो सत्य और ज्ञान को समझता हो। लेकिन आई थिंक कि हमारे इंडिया में जो अधिकतर राजनेता हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। ये यहाँ पे लिखा है ना, उसी लाइन को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ से अपने आप को अलग कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी पर्सनल मत नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो लिखा है ना वही बता रहा हूँ। और ये स्वार्थ से मुक्त होगा कौन? फिलोसफर किंग। लेकिन हम एक विडंबना देखते हैं कि इंडिया हो गया, अधिक कंट्री हो गई, जो भी राजनेता हुए हैं
वो हमेशा सबसे पहला स्वार्थ खुद का ही देखते हैं, राज्य का बाद में। तो उसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी कि जो शासक होगा सबसे पहले वो फैमिली नहीं रखेगा, निजी स्वार्थ नहीं होगा। एक तरीके से उसने राजा को गरीब टाइप का बनाया था, भिखारी टाइप का। हाँ, उसमें आप विस्तृत रूप से पढ़ोगे, उसकी जो बुक है उसमें आपको मिलेगा। तो आज की भाषा में हम बोल सकते हैं कि उसने एक मेरिट बेस्ड लीडरशिप का आविष्कार किया था, जिसमें मेरिट में आने पर ही आपको राज्य का शासक बनाया जाएगा। उसने, अब देखते हैं, एजुकेशन को इतना स्ट्रक्चर्ड और महत्व क्यों दिया। मुझे सबसे अच्छी बात प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की लगती है। देखिए, वो इतनी तरीके की एजुकेशन दिलाता था बच्चों को, इतनी तरीके की कि आज पॉसिबल ही नहीं है। बचपन से ही हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकली मतलब उनको मजबूत बनाया जाता था, नैतिकता सिखाई जाती थी, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो अलग ही लेवल का था भाई साहब। हर चीज़ को बचपन से ही सिखाया जाता था। और सबसे अच्छा वो यही कहता था कि जो योग्य है वही शासक बनेगा, ना कि लोग चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोग खुद योग्य नहीं है, तो क्यों योग्य लोगों को चुनेंगे। वो यही बोलता था कि लोग नहीं कर पाते हैं योग्य चुनाव, लोग खुद नहीं हैं समझदार, तो वो किसी समझदार का चुनाव कैसे करेंगे। इसीलिए हम कुछ निश्चित परीक्षाएं करवाएंगे जो राजा को चुनेंगी, जिसमें जो पास होगा वही राजा बनेगा। और ये बिल्कुल सत्य है। आप एक अधिकारी के लिए परीक्षाएं करवाते हो, लेकिन एक जो राजनेता है, जो पूरी देश की कमान को संभाल रहा है, उसके लिए आप कोई भी परीक्षा नहीं करवा रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप चुनाव का ऑप्शन रखते हो। जबकि हम देखते हैं कि जो राजनेता हैं वो प्रलोभन देते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके एरिया का फला फला काम करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है ये भी, लेकिन ये क्या तरीका हुआ। आपको बात करनी चाहिए पब्लिक वेलफेयर की। आप बात कर रहे हो कि आप मुझे जितवा दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि आप जीतने के लिए ही इस क्षेत्र में आए हो, ना कि डेवलपमेंट के उससे उद्देश्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी और फैमिली, हाँ ये बहुत मस्त लगता है, इसको हम समझते हैं। उसने ये कहा था कि जो रूलर होंगे, जो राजनेता होंगे और जो रक्षा करने वाले होंगे, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। हाँ, जैसे हम देखते हैं आज हमारे जो बड़ी बड़ी दुनिया के नेता हैं, है ना, कितनी प्रॉपर्टी होती है उनके पास, जबकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, मिनिमल इनकम होती है। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें, जितना भी वो करते हैं क्या शासन, तो उसका मुश्किल से 1% भी, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1% से भी कम इकट्ठा हो पाएगा। जबकि हम देखते हैं उनकी असल में जो प्रॉपर्टी होती है वो करोड़ों में होती है यार, करोड़ों में। और उसने ये कहा था कि जो राजा होगा और रक्षक होंगे, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और कोई फैमिली नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि अब आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो आपको केवल काम करना है राज्य के लिए, अपनी फैमिली राज्य को ही मानो। ठीक है, इसका उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य था करप्शन को ख़त्म करना। जब इंसान का कोई निजी हित रहा ही नहीं, तो वो क्यों ही करप्शन करेगा, है ना। और पर्सनल इंटरेस्ट हटाना, हाँ, अगर कोई व्यक्ति पर्सनली ये चाहता है कि मैं पॉलिटी में जाऊं और मैं इतना गबन करके बढ़िया से किसी कंट्री में एक वो खरीद लूं, क्या आइलैंड खरीद लूं, बिल्डिंगें खरीद लूं, इसीलिए भी अब उसकी हम राज्य व्यवस्था में एक चीज़ और देखते हैं। उसने महिलाओं को किस तरीके से व्यवस्थित रखा, क्यों, हम उसको पढ़ते हैं, समझिए। प्लेटो ये बोलता था कि शासन में महिलाओं को भी मौका मिलेगा और मिलना चाहिए, और महिलाओं को एजुकेशन भी ज़रूरी है। उसने इस संबंध में इक्वलिटी की बात करी थी। तो कोई भी
व्यक्ति जो परीक्षा पास करता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शासक बन सकता है। ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही बनेंगे। अब हम पता है ना नॉन पॉलिटिकल हैं, तो प्लेटो हो, आज अरस्तु हो, सुकरात हो, कोई भी हो, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। अब कुछ उसकी आलोचनाएं भी कर देते हैं ताकि लगे कि हम न्यूट्रल हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है। अगर आप किसी की आलोचना नहीं करोगे तो लोग आपको उसी का वो मानेंगे, क्या, दोस्त। तो मुझे कुछ इसकी बातें अच्छी भी लगती हैं, जैसे वो बोलता है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनकी कोई फैमिली नहीं होगी, परीक्षाएं होंगी। ये बातें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसने ख़राब बोली थी, जैसे उसका जो मॉडल था बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी राजा है उसकी फैमिली ना हो। अगर फैमिली नहीं होगी और वो राजा है तो वो अदर टाइम में क्या करेगा बताइए आप। अगर उसकी फैमिली नहीं है तो वो मानसिक अवसाद में चला जाएगा। आप उसको बोल रहे हैं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखो। अगर आप राजा को रख रहे हो और आप उसको गरीब स्थिति में रख रहे हो तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा भाई। अगर आपको बौद्धिक रूप से किसी को सक्षम बनाना है तो उसको सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना, ये भी है। और इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम भी थोड़ी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को राजा बनने की इजाज़त नहीं देता है और ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें जो राजा है वो परीक्षा के थ्रू बनता है और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे जनता मूर्ख हो। कभी कभी जनता पढ़ी लिखी भी होती है तो वो बेहतर चुनाव कर सकती है ना। और फैमिली सिस्टम को जो था ना ख़त्म करना वो अवास्तविक था। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता किस पे, जनसंख्या पे, है ना। तो ये कुछ खामियां थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके राज्य को कम नहीं समझेंगे, बहुत बढ़िया मानेंगे हम। और आलोचनाएं तो हैं बट आलोचनाओं से ज़्यादा उसकी अच्छाइयाँ हैं। अगर आपको और इसके बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज हमने समझा प्लेटो का आदर्श राज्य, काफ़ी शानदार विस्तृत वर्णन किया है। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। कमेंट कर दें। और एक बात और, हम हैं नॉन पॉलिटिकल, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी के बारे में कमेंट नहीं करते, हम उधेड़ बुन करते हैं, सच्चाई उगलते हैं। थैंक यू।